हाँ, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था HTML में, हम लोगों ने HTML में सब कुछ देखा। HTML में हम लोगों ने ये चीज देखी कि हाँ, HTML में कैसे हम किसी वेब पेज को या वेबसाइट को में कैसे हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं, कैसे हम उसमें कलरिंग स्टाइलिंग कर सकते हैं। हमने HTML एंड CSS में ये सारी चीजें देखी। हमने उसमें सब कुछ देखा, उसमें कि फॉर्म्स था, HTML फॉर्म्स थी, फॉर्म्स के थ्रू हमने लास्ट भी देखा था, हमने हेडिंग देखा, पैराग्राफ देखा। फिर हमने CSS में अलग अलग प्रॉपर्टीज देखी, फॉन्ट वेट देखी, फॉन्ट कलर देखा, फॉन्ट थीम में लास्टली हमने उसमें रिस्पॉन्सिव बनाना भी देखा कि मीडिया क्वेरी से कैसे हम पेज को एक रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं, वो सारी चीजें की। अब हमारा क्या होता है, अभी तक हम जो कर पा रहे थे टिल फॉर्म, HTML के फॉर्म्स तक। मैंने फॉर्म्स जब पढ़ाया था तो फॉर्म्स के टाइम में मैंने एक बात बोला था कि हमारा क्या होता है फॉर्म, HTML फॉर्म हमारा एक गेटवे होता है जहां से हम क्या करते हैं, एक अपने स्टैटिक वेबसाइट को डायनेमिक कन्वर्ट कर सकते हैं। डायनेमिक इन सेंस कहने का मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट होता है जहां पे मेरा यूजर कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ उस पर विजिट कर सकता है, वहां से सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन ले सकता है, बट वहां पे वो कुछ इनपुट नहीं कर सकता है, कुछ हमारे सर्वर के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकता है, कुछ हमारे वेबसाइट से डेटा नहीं वो गेन कर सकता है, मतलब ऐसा कुछ भी काम वो नहीं कर सकता है। वो होता है स्टैटिक वेबसाइट। इसके विपरीत डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट होता है जहां पे हमारा क्या होता है, चीजें एकदम अपने जगह पे फिक्स नहीं रहती है। ऐसा नहीं है कि जहां जहां पे मैंने अभी तक मैंने एक इमेज को यहाँ रख दिया था, वो इमेज हर हमेशा वहीं पे फिक्स रहता था। मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया, वो फिक्स था, तो वो था कि वो फिक्स रहता था। बट डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता, वहां पे हमेशा चीजें क्या होता है, चेंज होते रहती है, चीजें हमेशा चेंज होती रहती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक दिखाऊं, बहुत सिंपल अगर मैं दिखाऊं, तो ये देखो एक बहुत सिंपल सी वेबसाइट है डायनेमिक एग्जाम्पल। अब इस स्थिति में तुम देखना, ये वाली इमेज को देखो, ये इमेज तुमको दिख रही होगी, हर एक के पे है क्या, हर एक अंतराल पे ये इमेज चेंज कर रही है। तुमको तीन इमेज है, तीन इमेज तुम्हारा देखना एक फिक्स टाइम पे, तो ये क्या है, एक टाइप से ये अब स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है समय के साथ। तो ये एक तुम्हारा हो गया एक टाइप से डायनेमिक वेबसाइट का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इसको, तो यही काम करने के लिए हमारा क्या था, HTML CSS में ऐसा काम हम नहीं कर सकते थे। CSS में हम कर भी सकते हैं जा करके, हम CSS में वो काम कर भी सकते हैं जा करके, बट उसके लिए भी क्या है, CSS का फिर ट्रांजिशन है और ये सब है, तो वो भी, बट उसमें भी कहीं ना कहीं तुम्हारा डायरेक्टली CSS नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट सब का भी होता है। तो ये काम था कि अभी तक हम अपना कोई भी इंटरेक्टिविटी नहीं कर पाते थे हम अपने पेज के साथ। बट क्योंकि अभी तक हमारा क्या था, वो क्या था, हमारा सिर्फ HTML एक स्ट्रक्चरिंग लैंग्वेज था, CSS एक स्टाइलिंग लैंग्वेज था। बट इंटरेक्टिविटी करने के लिए हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि हम कुछ लॉजिक वहां लिख पाए, जो लॉजिक हम प्रोग्रामिंग में आज, अब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि हम प्रोग्रामिंग में लॉजिक बनाना क्यों सीखते हैं। ये हम जावास्क्रिप्ट में देखेंगे कि प्रोग्रामिंग में हम लॉजिक बनाना क्यों सीखते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है हमारा, आगे का देखो, जावास्क्रिप्ट क्या है, नोन एज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। जावास्क्रिप्ट हमारा क्या था, जावास्क्रिप्ट को हम वेब का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, क्योंकि इससे पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें कहीं भी हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। ना HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, क्योंकि हम उसमें कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे, ना हमारा CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, क्योंकि वहां भी हम प्रोग्राम नहीं लिख सकते थे। बट हम जावास्क्रिप्ट में क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ वेब। हम इसमें सारा काम आगे हम देखेंगे। दूसरा क्या है, ये है एन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के प्रजाति में आता है कि यहाँ हम स्क्रिप्ट लिखते हैं अलग अलग चीज। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट बेस्ड। तुम अभी C++ पढ़ रहे हो, C++ में तुमने पढ़ा होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, और यहाँ हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज। अंतर क्या है दोनों में, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज हम जो चीजें करते हैं वो सारी ऑब्जेक्ट नहीं होती है। जैसे हम उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर में किसी भी एक रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी, हम उसको कहते हैं रियल वर्ल्ड इंटेंटिटी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसकी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट को हम एक क्लास के अंदर मेंशन करते हैं, हम एक क्लास के अंदर मेंशन करते हैं, एंड देन आफ्टर उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। ये होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जहां पे मेरा पूरा प्रोग्रामिंग
एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड में क्या होता है, यहाँ पे हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं ना, वो जिससे हम प्रोग्रामिंग करते हैं वो खुद में ऑब्जेक्ट होता है, यानी हम ऑब्जेक्ट का यूज करके ही प्रोग्रामिंग करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट बेस्ड में हम ऑब्जेक्ट से ही प्रोग्रामिंग करते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? प्लस प्लस की बात करें, पाइथन हम छोड़ के चलते हैं, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पीएचपी आता है, आगे हम पीएचपी देखेंगे, वो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो इन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए प्रोग्रामिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है कि जावा स्क्रिप्ट तुम्हारा ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो ऑब्जेक्ट का यूज करके ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं। यहाँ जो हम लिखेंगे आगे हम देखेंगे, हम अथी में अगला आने वाले टाइम में जैसे ये कोड सब है देख लो। तो यहाँ तुम देख ये यहाँ पे देख रहे हो कंसोल डॉट लॉग अलर्ट, ये सारी खुद में तुमको एक थी, ये सब भी एक ऑब्जेक्ट ही है, ये सब भी ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पे तुम्हारा। तो ये सब है, ऑनलोड है, अलर्ट है, ये सारी एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट का यूज करके ही प्रोग्रामिंग करते हैं। तीसरा, जावा स्क्रिप्ट क्या है, वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ करेंट टाइम। आज के टाइम में जावा स्क्रिप्ट आज के टाइम में दुनिया का सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। आज अगर तुम जा करके तुम ढूंढना, तो तुम्हारा क्या क्या मिलेगा तुमको, आज के टाइम में तुम ढूंढोगे तो तुम देखोगे मार्केट में 50% तुम्हारा मार्केट तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट पे ही चल रहा है। आज तुम जा करके पलट करके देख लो, हर एक फील्ड में तुम्हारा पाइथन और यही सब चल रहा है तुम्हारा। दो तीन ही लैंग्वेज है जो तुम्हारे पूरे मार्केट में ऐसी हो रही है पॉपुलर। पुराना लैंग्वेज की मैं बात करूं, लैंग्वेज हर साल नहीं आ रही है, कोई ना कोई मिलेगी, बट एज वो लैंग्वेज जो लंबे समय तक हमारे मार्केट में राज कर रही है या हमारे दुनिया में राज कर रही है, वो दो तीन ही है तुम्हारा। वो दो तीन में ही है, एक है तुम्हारा जावा, दूसरा जावा स्क्रिप्ट, तीसरा तुम्हारा पाइथन। तो ये तीन लैंग्वेज है तुम्हारा जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा तुमको है। हाँ, और चौथा एंड्रॉयड में कहोगे तो कॉटलिन वोटलिन है। तो लेकिन वो भी अब उतना नहीं है। अब बोलोगे सर कैसे है ये पूरे मार्केट में इतना पॉपुलर करा, तुम फ्रंट एंड का ले लो, जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है, रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, सब में जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है। तुम बैकएंड लेकर के चलो, नोड जेएस हो गया, नोड जेएस में अति जावास्क्रिप्ट यूज है, नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस जावास्क्रिप्ट यूज हो रहा है। तुम डेटाबेस में लेकर के चलो, तो मोंगोडीबी, मेरे पास मोंगोडीबी डेटाबेस है, मोंगोडीबी डेटाबेस में जो हम क्यूरी लिखते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्यूरी लिखते हैं, मोंगोडीबी, कैसेंड्रा डीबी, ये है। तुम अगर ऐसी एंड्रॉयड ऐप की बात करोगे तो एंड्रॉयड ऐप के लिए हमारे पास रिएक्ट नेटिव है, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है रिएक्ट नेटिव, जो मैं भी उस पर काम कर रहा हूँ। तो रिएक्ट नेटिव है जिससे हम क्या करते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बनाते हैं। तो वो उससे हम एक ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं जो हम एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हैं, उसका एक ही कोड बेस को हम एंड्रॉयड पे भी रन कर सकते हैं और एप्पल के आईओएस पे भी रन कर सकते हैं, वहां भी जावास्क्रिप्ट है तुम्हारा। तो तुम देख लो हर एक फील्ड में जावास्क्रिप्ट तुम्हारा एक है, वेब का हर एक फील्ड तुम्हारा जावास्क्रिप्ट पे है तुम्हारा। तो आज के टाइम में ये मोस्ट पॉपुलर है, तो तुम समझ लो कितना ज्यादा ये सीखना है। और ये एक लाइन है कि आज की मॉडर्न वेब डेवलपमेंट कंप्लीटली जावास्क्रिप्ट पे है, बेस्ट है। और दूसरा बेनिफिट क्या है जावास्क्रिप्ट सीखने का, कि तुम एक लैंग्वेज सीख करके पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट कर सकते हो। तुम अभी मैंने इस कोर्स में नहीं लिया क्योंकि तुम्हारा कारण था कि हम उसको फोन पे नहीं कर सकते थे, मोबाइल पे हम जावास्क्रिप्ट कंप्लीट वो काम नहीं कर सकते थे, और बिगनर फ्रेंडली वो नहीं है बिगनर के लिए। बट फिर भी क्या है, तुम एक सिर्फ जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज सीख के फुल स्टैक सीख सकते हो, क्योंकि तुम एक जावास्क्रिप्ट सीख लोगे, फ्रंट एंड में तुम रिएक्ट यूज कर लोगे या एंगुलर यूज कर लोगे, बैक एंड में तुम एक्सप्रेस जेएस यूज कर लोगे, डेटाबेस में मैंने मोंगोडीबी बता दिया, तो हो गया हमारा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस हो गया। और सर्वर की बात करोगे तुम कि सर्वर क्योंकि इन सभी को रन करने के लिए हमको सर्वर चाहिए, तो सर्वर की बात करोगे, वो सर्वर हमें नोड.जेएस दे देगा, नोड.जेएस हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देगा जहां पे हम अपने जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में यूज कर सके। तो तुम देख रहे हो एक जावास्क्रिप्ट, सिर्फ एक लैंग्वेज सीखने से हम क्या कर सकते हैं, पूरे पूरे के पूरे वेब को मास्टर कर देते हैं। और आज के टाइम में यही हो रहा है, आज के टाइम में यही हो रहा है, इसलिए आज फुल स्टैक डेवलपमेंट इतने इतने ट्रेंड पे है।
क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, अब ये काम इजी हो गया हुआ है। तो ये जावास्क्रिप्ट आज के टाइम का मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है करंट टाइम का। तुम इसकी ये देखोगे जाकर। फिर इसका इन्वेंशन किसने किया था? इसका इन्वेंशन 1995 में ब्रेंडन ईक करके कोई था साइंटिस्ट, इसने किया था। काम क्या था? फॉर एडिंग प्रोग्राम टू वेब पेज इन द नेट एस्केप नेविगेटर ब्राउजर। उस समय के टाइम में क्या था, आज मेरे पास जैसे क्रोम है, एज है, फिर ओपेरा मिनी होगा, तुम किसी ने नाम सुना होगा। तो ये सारी ब्राउजर, उस समय भी एक कोई ब्राउजर चलता था नेट एस्केप नेविगेटर करके। इसमें क्या करना था, इसके वेब पेज में, इस ब्राउजर में जो वेब पेज खुलती थी उनमें हमें प्रोग्राम ऐड करना था। इस कारण इसकी इन्वेंशन हुई थी। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, ब्राउजर में जो वेब पेज रन होते थे उनमें हम प्रोग्राम नहीं रन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने देखा था उससे पहले की जो लैंग्वेज थी वेब की, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। तो हम उसमें प्रोग्राम ऐड नहीं कर सकते थे। इसलिए 1995 में इसने क्या किया, इसने इसमें कि हम वेब पेज में प्रोग्राम को ऐड कर सके, इसके लिए हम इसका इन्वेंशन किया। और इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, क्रिएटेड टू मेक वेब पेज अलाइव। इसका जावास्क्रिप्ट का क्रिएशन ही हुआ है कि वेब पेज को जिंदा करने के लिए, जिंदा इंसेस करने के। जिंदा का मतलब क्या समझ रहे हो, कि जिंदा किसको माना जाता है हमारे दिन, कि वो वस्तु, जो वस्तु थोड़ी हिलडोल करती है, जिस वस्तु में थोड़ा सा जान रहता है, जो थोड़ा बहुत खुद को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करती है, वो जिंदा माना जाता है। जो इंसान, जो वस्तु हर एक समय एक ही पोजीशन में बैठी रहती है, उसको क्या माना जाता है, मरी मरी पड़ी। तो यही काम था। अब जैसे यही पेज मैं दिखाया हूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम कैसे मान सकते हैं कि ये वेब पेज जिंदा है? क्योंकि इस वेब पेज पे हर सेकंड क्या हो रहा है, मैं वो भी बता दूं, 3 सेकंड का वो है टाइम। तो 3-3 सेकंड पे इसकी इमेज चेंज हो रही है तुम्हारी, इसकी इमेज चेंज हो रही है। तो एक लग रहा है कि नहीं, हाँ, ये पेज जिंदा है हमारी। तो इसका जावास्क्रिप्ट का यूज ही, और इसमें मैं बता दूं कि इसमें कुछ नहीं लगा हुआ है तुम्हारा। इसका अगर मैं कोड दिखाऊं तो देखो, इसमें लूप लगा हुआ है तुम्हारा। तुम अगर इसकी कोड देखोगे तो देखो यहाँ लूप लगा हुआ है। मैं वो दिखा देता हूँ, देखो। अब ये आगे हम पढ़ेंगे, बट देखो यहाँ लूप लगा हुआ है, देख पा रहे हो? हेलो? यस सर। इस स्ट्रक्चर से तो वाकिफ हो। फॉर आई इजकल टू 0, आई लेस देन, अब एक्स डॉट लेंथ यस छोड़ सर। दो, आई प्लस प्लस, बट लूप ही है, फॉर लूप लगी हुई है। और यही फॉर लूप क्या कर रहा है, ये काम कर रहा है तुम्हारा। अब ये कैसे कर रहा है, उसके लिए हम बहुत आगे पढ़ना पड़ेगा। हम डॉम पार्ट देखेंगे कि कैसे, जब हम डॉम पढ़ेंगे तो डॉम में हम देखेंगे कि कैसे हम HTML का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पढ़ेंगे, तो हम वहां देखेंगे, सॉरी, कि जावास्क्रिप्ट का, कि हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वहां भी हमें सेलेक्टर अलग अलग मिलेगा, हम उन सेलेक्टर के थ्रू कैसे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करके और फिर उन पे हम सारी प्रॉपर्टी लगाते हैं। बट यही चीज है कि यहाँ तुम्हारा, तो ये चीज था कि इसका देख लो, इसका इन्वेंशन भी हुआ था वही काम करने के लिए, कि इसकी हम अपने वेब पेज में प्रोग्राम्स को ऐड कर सके, हम अपने पेज को जिंदा कर सके। उसके बाद लास्ट, designed earlier for use in browser only, but today JavaScript can execute not only in browser but also on server or actually on any device that has a special program called JavaScript engine। इसका तुम पहले जो इसका इन्वेंशन हुआ था, जावास्क्रिप्ट का इन्वेंशन हुआ था सिर्फ ब्राउजर में रन करने के लिए। हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट का यूज सिर्फ ब्राउजर में हुआ था, कि हाँ आप ब्राउजर में। बट आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में यूज नहीं हो रही है, वो सर्वर पे भी रन हो रही है। और उसके अलावा किसी भी डिवाइस में वो रन हो सकती है, जिस डिवाइस में ये कोई स्पेशल प्रोग्राम जिसका नाम जावास्क्रिप्ट इंजन है, वो जावास्क्रिप्ट इंजन जिस भी डिवाइस में रहेगा उस डिवाइस पे जावास्क्रिप्ट रन हो सकती है। इनिशियली जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउजर में रन होती थी, बट आज के टाइम में कि ये ना सिर्फ ब्राउजर में रन होगी बल्कि सर्वर पे भी रन होगी। जैसे अभी मैंने बनाया नोड जेएस का नाम बताया, नोड जेएस क्या है, हमारा वही काम करता है। नोड जेएस मेरा एक सर्वर प्रोवाइड करता है, जिस सर्वर पे हम क्या कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में भी रन कर सकते हैं। नोड जेएस एक कोई ऐसा नहीं है कि फ्रेमवर्क है कथी में, वो एक इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने जावास्क्रिप्ट को बैकएंड में भी रन कर सकते हैं। तो यही काम है कि ये आज ना सिर्फ ब्राउजर में रन होती है,
हेलो, भी अथी में अब होगा क्या, जावास्क्रिप्ट रन कैसे होता है ये तुमको समझो। चाहे ब्राउजर की बात करें या ब्राउजर के बाहर, जावास्क्रिप्ट रन होगा कैसे। हम नॉर्मली जो HTML एंड CSS को रन करते थे, HTML एंड CSS को रन करने के लिए हमको किसी स्पेशल एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं चाहिए, हमको कोई एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, क्योंकि वो क्या करता था, मेरा ब्राउजर HTML एंड CSS को डायरेक्ट टू डायरेक्ट समझता था। मेरा ब्राउजर, जैसे हम अभी सी में प्रोग्रामिंग करते थे, तो हम एक जानते हैं कि मशीन लैंग्वेज था। हम सी जब पढ़ रहे थे उस समय पढ़े होंगे हमने कि मशीन लैंग्वेज को मेरा जो 0 और 1 होता है, उसको मेरा मशीन क्या करता था, मेरा कंप्यूटर का मशीन या मेरा CPU जो होता था, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट समझता था 0 और 1 को। बट अगर वहीं पे वहीं पे अगर मैं सी में कोड लिख रहा हूँ या पाइथन में लिख रहा हूँ, C++ में, तो वो मेरा नहीं समझता है। हमको उसको क्या करना पड़ता है, कंपाइलर के हेल्प से हम जो भी कोड लिखते थे उसको 0 और 1 में कन्वर्ट करना पड़ता था, देन जाकर के समझता था। सेम काम वेब में क्या होता था कि वेब में मेरा ब्राउजर HTML एंड CSS को अंडरस्टैंड करता है, बट वो जावास्क्रिप्ट को नहीं समझता है, वो जावास्क्रिप्ट को नहीं समझ सकता है। तो फिर जावास्क्रिप्ट को समझेगा कि कैसे। तो उसको समझने के लिए हमारा ब्राउजर में क्या होता है, हमारे ब्राउजर में जावास्क्रिप्ट का इंजन एक होता है। ये एक इंजन होता है, जिस अति एक स्पेशल प्रोग्राम कहो या एक इंजन कहो, जो इंजन क्या करता है, मेरे जावास्क्रिप्ट को समझता है। इसके लिए अब इसके अलावा इसी इंजन के अंदर में तुम्हारा एक और प्रोग्राम होता है। इस इंजन के अंदर स्पेसिफिकली अब बात करें तो एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम होता है पार्सर, PARSER, पार्सर। ये एक क्या है, तुम्हारा जावास्क्रिप्ट इंजन में एक प्रोग्राम होता है जो क्या करता है, जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करके उसके आउटपुट को मेरे मथी को बताता है। वो इंटरप्रेट करेगा, इसका पार्सर प्रोग्राम इंटरप्रेट करेगा और इंटरप्रेट करके उसके मीनिंग को मेरे ब्राउजर को बताएगा, क्योंकि मेरा ब्राउजर डायरेक्ट टू डायरेक्ट तुम्हारा नहीं। इसलिए तुम कभी देखना, अगर तुम कभी कोई वेबसाइट रन करते होगे और अगर उस वेबसाइट में तुम्हारा मोबाइल पे कभी रन करना पुराने टाइम में, अब तो नहीं, अब तो हर अति वेब ब्राउजर में क्या होता है, ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट इंजन तुम्हारा ऑटोमेटिकली ऑन रहता है। बट पहले का थी, जब नया नया आती था, देखते पहले के टाइम में क्या करता था, या अभी भी पुराना ब्राउजर रन करोगे कोई कोई, तो उसमें देखना कि कभी कभी तुमको एक वार्निंग दे करके आएगा कि इनेबल जावास्क्रिप्ट इंजन टू बेटर रीड दी जावास्क्रिप्ट कोड, अदरवाइज योर ब्राउजर डिड नॉट अंडरस्टैंड दी जावा कोड। ऐसे करके वार्निंग आएगा कि आप क्या करो, अपने ब्राउजर का जावास्क्रिप्ट इंजन को इनेबल करो, वरना वेबसाइट में जो भी जावास्क्रिप्ट कोड यूज की गई हुई है उसको आपका ब्राउजर नहीं समझ पाएगा, वो आपका ब्राउजर नहीं समझ पाएगा, इसको आप इंजन इनेबल करो। तो ये चीज है कि मेरा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली नहीं समझ सकता। इसको समझने के लिए हमारे ब्राउजर में एक स्पेशल इंजन प्रोवाइड किया गया है, जावास्क्रिप्ट इंजन। एंड उस इंजन के अंदर भी एक हमारा पार्सर नाम का प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम का काम क्या है कि जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करे के कोड को, और फिर हमारे ब्राउजर को बताए कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ये बताएगा। और यहाँ पे तुम एक बात जान लो कि जावास्क्रिप्ट की किस टाइप का लैंग्वेज है। एक तो हमने जाना कि जावास्क्रिप्ट हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, और दूसरा जावास्क्रिप्ट हमारा क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज था, जैसे पाइथन भी हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज और कंपाइल लैंग्वेज में अंतर होता क्या है, किसी को पता हो, कोई कोई जानते हो। इंटरप्रेट था जहां हमको क्या बहुत सारी अंतर होती है। पहला, कंपाइल लैंग्वेज को रन करने के लिए हमको कंपाइलर की जरूरत पड़ती है, कंपाइल लैंग्वेज को हमको कन्वर्ट करने का। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए हमको इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। कंपाइल लैंग्वेज में हमने देखा था कि होता क्या है, वहां होता क्या था कि हम जो भी कोड लिखते थे वो सारा कोड क्या करता था, एक बार में बंडल आउट होता है, तुम बंडल आउट हो करके और फिर मेरे कंपाइलर के पास जाता है, और कंपाइलर क्या करता है, उस पूरे कोड में को एक बार में रीड करता है। और एक बार में रीड करके तुम्हारे पूरे कोड में अगर 10 भी एरर है,
तो वो दसों एरर को एक बार में पॉइंट आउट करके दे देता था, क्योंकि वो पूरे कोड को एक बार में बंडल करके रीड करता है। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज के साथ क्या होगा, या इंटरप्रेटर क्या करता है, वो क्या करेगा, तुम्हारा एक बार लाइन बाय लाइन रीडिंग करता है। और वहां क्या होगा कि अगर तुमने मान लो 20 लाइन का कोड लिखा, और 20 लाइन के कोड में तुम्हारा 20 लाइन के कोड में अगर तुम्हारा मान लो लाइन नंबर 5 में गलती है, लाइन नंबर 10 में गलती है, लाइन नंबर 15 में गलती है, तो वो तीनों गलती को नहीं बताएगा, वो सिर्फ लाइन नंबर 5 को बताएगा। और तुम लाइन नंबर 5 को सही किए, फिर वो लाइन नंबर 10 को बताएगा गलत, और लाइन नंबर 10 को सही किए फिर दो। तो वहां क्या होता है तुम्हारा कि वो लाइन बाय लाइन रीडिंग होता है। तो अब बोलोगे कि सर कंपाइल लैंग्वेज और अंतर क्या है सर? तो सर कंपाइल लैंग्वेज में हम क्या होता है, हमारा कोड क्या होता है, पूरा कंप्लीटली कंपाइल होकर के एक अथी में ऑब्जेक्ट बनाता है या एक फाइल बनाता है, वो इनर फाइल बनता है। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मेरा डायरेक्ट टू डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होगा, मेरा इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन कोड को रीड करते जाएगा, और तो वो डायरेक्टली उसको मशीन में कन्वर्ट करते जाएगा। और जबकि कंपाइल लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा कंपाइल लैंग्वेज में मेरा पूरा कोड पहले कंपाइल होता है प्री प्रोसेसर का यूज करके, फिर वो बंडल आउट करके किसी और कोड में कन्वर्ट होगा, और वो कोड फिर जाकर के क्या होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। तो वहां मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। जबकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा डायरेक्ट टू डायरेक्ट अथी लाइन बाय लाइन रीडिंग होता है, और डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्ट होता है। इसका डिमेरिट क्या होता है, इसका डिमेरिट ये होता है कि हमारा कंपाइल लैंग्वेज फास्ट होता है, और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हमेशा स्लो होता है। पाइथन कभी भी तुम्हारा सी प्लस प्लस से ज्यादा टाइम लेगा कोड रन करने में। समझ गए आप? सेम काम तुम्हारा Yes, sir. सेम काम तुम्हारा जावास्क्रिप्ट करता है। जावास्क्रिप्ट में भी जो मेरा जावास्क्रिप्ट का इंजन है, वो जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करेगा, मेरे कोड को, जावास्क्रिप्ट का इंजन क्या करेगा, मेरा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, उस कोड को लाइन बाय लाइन रीड करेगा, और लाइन बाय लाइन रीड करके उसको ब्राउजर को लाइन बाय लाइन बताते जाएगा। तो इसका डिमेरिट क्या होगा कि अगर तुमने कहीं गलती किया बीच में, तो फिर वो मैंने आगे बता ही दिया है कि क्या होगा। तो ये है तो तुम्हारा, तो यही चीज है कि हमारा जावा जावास्क्रिप्ट भी एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ये चीज था। अब बोलोगे कि सर इंजन कौन कौन से होती है, तो ये देख लो हमारा कौन कौन से पॉपुलर ब्राउजर है, और उनके अंदर में जावास्क्रिप्ट का इंजन कौन कौन सा होता है। जैसे क्रोम, ओपेरा, एज, नाम सुना होगा। इसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन कहो या जावास्क्रिप्ट की वर्चुअल मशीन कहो, ये V8 होता है। एक और ब्राउजर हमारा बहुत पॉपुलर है, फायरफॉक्स। इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन स्पाइडर मॉन्की होता है। आईई का नाम पहले चलता था इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन चकरा होता है। फिर हमारा एप्पल का तुमका ब्राउजर है सफारी। इसके अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन कौन कौन सी होती है, जावास्क्रिप्ट कोर, नाइट्रो, स्क्वेरल फिश। इस ये तीन अलग अलग होती है, और ये तीनों कंबाइन होकर के काम करती है। तो देख रहे हुए हर हर ब्राउजर के अंदर में है, हमारा जितना भी ब्राउजर है, हर ब्राउजर के अंदर में कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट का इंजन लगा हुआ है। क्लियर है? यहां तक डाउट किसी को? No, sir. फाइल के अंदर अप्लाई करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तुमको उसका किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट वीकली टाइप लैंग्वेज है कि यहाँ पे तुमको किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। तुम यहाँ पे वेरिएबल एक डिक्लेयर करो, आगे हम देखेंगे कैसे करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करो, और उसमें जैसा डेटा चाहो तुम वैसा डेटा स्टोर कर दो, वो अपने उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। वो क्या करे, खुद चेंज हो जाएगा। तो ये थी इसके इसके लिए कहा है कि इम्प्लिसिट कास्ट, ये खुद पे अंदर से अंदर क्या होता है, चेंज हो जाता है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बता ही दिए, लाइट वेट है, इंटरप्रेटेड है, केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव पता है कि हाँ, छोटे बड़े बड़े का यहाँ अंतर होता है। सपोर्टेबल है, गुड कंट्रोल होता है यूजर से, ये हमारे को गुड कंट्रोल प्रोवाइड करता है। हिस्ट्री मैंने वही चीज तुम्हें बता दिया था, जो हिस्ट्री थी वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि ब्रेंडन 1995 में लाया। मौका मौका था कि जो पहला ब्राउजर था, पहला थी था, तुम मौका नाम था। जावास्क्रिप्ट का पहला नाम क्या था, मौका था, जो पहले पहले आया। बाद में इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट हुआ। लेकिन फिर हुआ क्या, जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, जावास्क्रिप्ट नाम सुनते हो ना, तो बहुत इंसान को लगता है, क्या है बिगिनर्स को,
कि जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए हमको जावा का नॉलेज होना चाहिए या जावा सीखने के लिए, बट ऐसा कहीं नहीं है। ये तुम माइंड में क्लियर आउट कर लो कि यदि में जावा स्क्रिप्ट सीखने के लिए हमको कहीं भी जावा की जरूरत नहीं है। नाम सिर्फ इसका जावा स्क्रिप्ट पड़ा है, क्योंकि जब ये लैंग्वेज आया था मार्केट में उस समय जावा स्क्रिप्ट बहुत ट्रेंडिंग था। जब ये मार्केट में आया था तो उस समय जावा बहुत ट्रेंडिंग था, और चूंकि इसका नाम ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज था तो इसलिए इसको जावा और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कंबाइन करके इसको नाम दे दिया जावा स्क्रिप्ट। यूज क्या है इसका? क्लाइंट साइड वैलिडेशन, कि हम क्लाइंट, अभी हमने जो फॉर्म पढ़ा था, फॉर्म में हम वैलिडेशन नहीं कर पा रहे थे, बट जावास्क्रिप्ट का यूज करके हम अपने क्लाइंट साइड में फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं कि हाँ उसमें 8 डिजिट का पासवर्ड है कि नहीं, उसमें कैपिटल स्मॉल है कि नहीं, ये कि नहीं। डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज, हम डायनेमिक ड्रॉप डाउन मेन्यूज बना सकते हैं। डायनेमिक, अभी तक हम ड्रॉप डाउन मेन्यू ऐसा बनाते थे जहां पे हम जो जो ऑप्शन मेंशन करते थे वही ऑप्शन रहता था। अगर हमको कोई नया ऑप्शन अगर डालना है ड्रॉप मेन्यू में, जो सेलेक्ट हम बता रहे थे, सेलेक्ट में हमको कोई नया ऑप्शन डालना है तो हमको कोड में जाकर के चेंज करना पड़ता है, जब बल्कि लेकिन जावास्क्रिप्ट का यूज करके हमको ये काम नहीं करना पड़ेगा। हम डेट एंड टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट में तुम डेट टाइम देखते होगे, डेट टाइम की अभी आपका डेट कितना हो रहा है, जैसे यहीं पे विजिटर्स दिख रहा है तुमको कि कितने विजिटर्स है, ये कैसे हो रहा है? ये सारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो रहा है कि हाँ। इसके अलावा तुम अपना डेट टाइम दिखा सकते हो। आगे हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर में डेट टाइम करके एक मॉड्यूल है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम में किसी भी वेबसाइट पे अपना हम करेंट डेट दिखा सकते हैं। तो वो चीज है कि ये तुम इससे मेंशन कर सकते हो। तो ऐसा बहुत कुछ यूज है। क्लॉक को डिस्प्ले कर सकते हो तुम, एक घड़ी को तुम अपने अति पे वेबसाइट पे डाल सकते हो। या इतना मैं बता देता हूँ, जितना भी तुम जो ऑनलाइन एग्जाम देते हो, तो वहां जो तुमको घड़ी दिखता है चलते हुए काउंटडाउन, वो सारी काउंटडाउन जावास्क्रिप्ट का ही यूज करके बनी हुई है। जितना तुम ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हो आज, या जब भी दिए हो गए जेईई मेंस का या जो भी, वो वहां जो घड़ी तुम बना देखते हो वो सारी घड़ी जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनती है। तो ऐसा बहुत इसका यूज है तुमको। अब जावास्क्रिप्ट होते कितने टाइप के हैं, ये तो तुम्हारा हो गया कि कहानी बहुत थी में जावा